नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अभी 2022 चल रहा है। 2024 का चुनाव कम से कम पौने 2 साल दूर है, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मन अभी से दिन रात ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने नया नारा दिया है, 40 सीट लाओ, मोदी को हटाओ। क्या सचमुच ऐसा होगा कि नीतीश अगर 40 सीट ले आए तो 24 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इतना दम है कि एक बिहार की सरकार बदलकर उन्होंने दिल्ली की गद्दी हिला दी है, या वो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं जिसमें 40 का नया सियासी शोर मचाया जा रहा है? नीतीश कुमार के 8वीं बार बिहार के सीएम बनने के बाद मोदी के कैंप में क्या चल रहा है और मोदी विरोधी कैंप में क्या कुछ चल रहा है, नेताओं की बयानबाजी से आगे बढ़कर पूरी खबर इस रिपोर्ट में है। 303 लोकसभा में ये नरेंद्र मोदी का स्कोर है। 303 में अगर 60 ऐड कर दें तो 363 सीटें हो जाती हैं। 2024 में 363 तक पहुंचना मोदी का टारगेट है। 303 में से अगर 40 माइनस कर दें तो 263 सीटें बचती हैं। 2024 में मोदी को 263 तक रोक देना विरोधियों का टारगेट है। मोदी की 40 सीटें घटाने और 24 में प्रधानमंत्री को हराने का फॉर्मूला लेकर नीतीश कुमार आए हैं। लालटेनधारी तेजस्वी यादव की बैसाखी लेकर 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार आजकल हर दिन हेडलाइन में रहना चाहते हैं ताकि 24 तक वो फ्रंटलाइन में आ सके। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी को हराने के लिए 40 सीटें काफी हैं? सवाल ये भी कि नीतीश ने जैसा सोचा है, क्या वैसे ही मोदी 40 सीटों पर हार जाएंगे? नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको रोज फोन आ रहे हैं, लेकिन वो पहले बिहार देखेंगे, फिर आगे देश के बारे में सोचेंगे। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई सब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से पीएम हैं, जबकि नीतीश कुमार अभी जुमा 4 दिन पहले ही पीएम इन वेटिंग की रेस में आए हैं। बिहार के सीएम खुद को पीएम इन वेटिंग की रेस से अलग बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता बार बार लगातार वही दावे कर रहे हैं कि 24 में मोदी को रोकने की कुव्वत तो बस नीतीश कुमार में ही है। ये नैरेटिव फैलाने वाले नेताओं में सबसे आगे हैं नीतीश की पार्टी के ही ललन सिंह। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की जरूरत है, और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से हम लोग 40 उनका घटाएंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड 303 है।
40 सीट नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार से पहले बंगाल का नाम क्यों लिया? इसके पीछे अलग गुणागणित है। सीटों का वो हिसाब किताब आगे बताएंगे। पहले उन 40 सीटों का हिसाब किताब देख लीजिए जिन पर मोदी को हराने का हवाई प्लान बना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। मोदी के पास यहां से 17 सांसद हैं। नीतीश और लालू इन 17 सीटों में से 15 से 16 सीटें मोदी से छीनने का ख्वाब देख रहे हैं। बंगाल की 42 सीटों में से 18 पर मोदी की पार्टी जीती थी। बाबुल सुप्रियो अर्जुन सिंह के तृणमूल में चले जाने के बाद बंगाल में मोदी के पास 16 सांसद बच गए हैं। नीतीश इन सभी 16 सीटों पर मोदी को हराकर बंगाल में बीजेपी का स्कोर 0 करना चाहते हैं। झारखंड में 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी है। नीतीश का सपना बीजेपी को इनमें से आधी सीटों पर रोक देने का है। बंगाल में नीतीश कुमार की पार्टी 0 है, वहां वो ममता बनर्जी के भरोसे हैं। झारखंड में भी जेडीयू का बेस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सीटों पर महतो वोट जेएमएम को ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके बावजूद ललन सिंह ने बंगाल में 16, बिहार में 16 और झारखंड में 6 कुल 38 सीटों पर मोदी को हराने का खाली पुलाव पकाकर 40 सीटों वाली हेडलाइन क्रिएट कर दी। बंगाल में आज इनके 16 विधायक सांसद हैं, 16 सांसद हैं। कितना जीत के आएंगे बंगाल से? विधानसभा के चुनाव में तो बड़ा तूफान मचाए थे। क्या हुआ? जितने आपके टिकट लेके उधर से लाके जिसको टिकट दिए थे वो सब वापस चला गया तृणमूल कांग्रेस में। तो इनका सफाया हो, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव में इनको बंगाल से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं मिलेगा। तो इनकी संख्या तो 16 वहां से घटेगी। बिहार में आज 17 की संख्या में ये है। एक आध सीट अगर जीत जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी 16 वहां से हारेंगे। कम से कम 15 से 16 वहां से हारेंगे। झारखंड में आज 14 हैं। विधानसभा के चुनाव में झारखंड का जो हुआ इनका सफाया हो गया। तो 14 में से कितना घटेंगे? इनको भी अंदाज है कि कितना घटेंगे। आजकल दक्षिण भारत काहे के लिए बार बार जा रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि उत्तर भारत में हमको घटना ही है, बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। बंगाल से 16, बिहार से 15, 16, 31, 30 और 6, 7, 8 भी अगर ये घट गए झारखंड में तो 38 वहीं घट गए। इनकी संख्या कितनी है? 303 है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, तो 31 ही ना ज्यादा है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने जो सोचा है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है? क्या बंगाल में बीजेपी 16 से 0 हो जाएगी? क्या बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी से सबसे छोटी पार्टी रह जाएगी? क्या झारखंड में बीजेपी की ताकत आधी हो जाएगी? अभी 2 हफ्ते पहले ही इंडिया टीवी ने बिहार, बंगाल और झारखंड में सर्वे कराया। बंगाल से पहले बिहार के सर्वे का रिजल्ट देख लेते हैं। इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे के मुताबिक अगर जुलाई के आखिर में लोकसभा चुनाव हो गए होते तो बिहार में बीजेपी को 21 सीटें मिलती, जेडीयू को 14 सीटें मिलती, आरजेडी को 4 सीटें मिलती और कांग्रेस को 1 सीट मिलती। बिहार में बीजेपी के पास 17 सांसद हैं। सर्वे में वो बढ़कर 21 होते दिख रहे हैं। इसी तरह बिहार में बीजेपी का वोट शेयर 24% से बढ़कर 26% हो सकता है। सर्वे से मिले रिजल्ट को सामने रखकर देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी के दावे कम से कम बिहार में तो कोरी गप ही लगते हैं। चाचा तो चाचा हैं ही, भतीजा भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव पटना में ताजपोशी के बाद दिल्ली आए तो पहले सीपीएम के सीताराम येचुरी से मिले और फिर 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाई। तेजस्वी बाहर निकले तो चाचा का तमाचा वाला डायलॉग मारा। नीतीश कुमार जी
का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़कर के सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। बिहार के बाद अब बंगाल का नंबर देख लेते हैं। इंडिया टीवी मेटराइज सर्वे के मुताबिक अगर जुलाई के आखिर में चुनाव हो गए तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 26 सीटें मिलती, बीजेपी को 14 सीटें मिलती और कांग्रेस को 2 सीट मिलती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 41% से 42% होता दिख रहा है। सोचिए, बंगाल के सर्वे में बीजेपी को 42% का वोट शेयर और नीतीश कुमार के सपने में बीजेपी को 0 सीट। सियासत का नौसिखिया भी बता सकता है कि ऐसी बातें सिर्फ माहौल बनाने के लिए की जाती हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह वही कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के सुशील मोदी कहते हैं। जनता दल यू का झारखंड में क्या प्रभाव है? उनके एक भी विधायक नहीं है। बंगाल में क्या प्रभाव है? उड़ीसा में क्या प्रभाव है? इनको ये गलतफहमी है कि हम तीनों मिल गए हैं या 7 दल मिल गए हैं तो हम बीजेपी का सफाया कर दें। वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में जब मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिल गए तो सारा मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था कि मुस्लिम, यादव, दलित ये तीनों मिल गए हैं, अब तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब परिणाम क्या आया? देखिए, लोग चेहरे को देखकर वोट करते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी, आज उनकी लोकप्रियता से कई गुना ज़्यादा है। और बीजेपी की जो ताकत और संगठन 2014-15 में था या 2019 में था, उसे कई गुना ज़्यादा आज है। उसने सपना देखने में क्या लगता है? चेहरा कौन होगा बताएं वो कि नरेंद्र मोदी का कौन मुकाबला करेगा? कोई एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए बोलने में क्या लगता है, यहाँ कम कर देंगे, वहाँ कम कर देंगे। इनकी क्या ताकत, क्या है इनकी क्षमता क्या है कि वो कम कर देंगे? बिहार में तो खुद कम हो गए, झारखंड में सफाया हो गया, बंगाल में ही नहीं, और कह रहे हैं कि हम 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की संख्या कम कर देंगे। नीतीश कुमार के फेवर में सिर्फ एक बात जाती है, वो ये कि बिहार में, बंगाल में और झारखंड में बीजेपी के पास कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। बिहार में एनडीए टूट गया है, झारखंड में आजसू बीजेपी से अलग हुआ है और बंगाल में पहले ही बीजेपी के पास कोई बड़ा अलायंस पार्टनर नहीं था। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अलायंस पार्टनर न होने पर भी बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, इसलिए उसके जीतने की संभावना भी ज्यादा होगी। बिहार का एग्जाम्पल देखिए। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी और 74 सीटें जीती। इस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% रहा। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी और सभी 17 सीटों पर जीती। इस तरह मोदी का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। 2024 में बीजेपी का जेडीयू के साथ अलायंस नहीं होगा। एलजेपी के साथ मोदी का गठबंधन बना हुआ है। 24 में मोदी अगर बिहार की 40 सीटों में से 35 पर भी लड़े तो कम से कम 30 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। बिहार की बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी ये मान चुकी है कि अब उसे अकेले ही लड़ना है और अकेले ही जीतना है। ठीक है, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ये काम विपक्ष को ही सोचना चाहिए। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इनका तो काम नहीं है ना कि विपक्ष को एकजुट कराना और विपक्ष कैसे मजबूत हो उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग लेना। वो काहे तनाव में आ रहे हैं? विपक्ष ने अगर कोई गलती नहीं की है, अगर विपक्ष पाक साफ है, उनके आत्मा में किसी प्रकार का दाग नहीं है, तो विपक्ष तनाव में क्यों आ रही है? कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को कभी तनाव में देखा है क्या? वो तनाव में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो गरीबों का कल्याण करते हैं। जो गरीबों का कल्याण करेगा वो कभी भी तनाव में नहीं रहेगा। जो अपना कल्याण करते रहेगा वो हमेशा इनसिक्योरिटी में रहेगा कि मेरा क्या होगा। तो विपक्ष आज केवल अपने परिवार के कल्याण में लगी है और इसीलिए तनाव में है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा।
इसमें तो कोई डाउट नहीं कि 24 में बिहार का सियासी दंगल तगड़ा होगा। बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बिहार की एक एक सीट को मार्क करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी की कोशिश उन सभी सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की है जो 19 में जेडीयू को दी गई थी। चौबीस में नीतीश को पहले सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी से लड़ना होगा, फिर रियल इलेक्शन ग्राउंड में मोदी से लड़ना होगा। नीतीश तेजस्वी को 40 में से 16 सीट देंगे, तब तो वो 16 सीटों पर लड़ पाएंगे। बिहार की सियासी सच्चाई यही है, लेकिन नीतीश की पार्टी उनको ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है जैसे 24 में खीर पूड़ी बटेगी। विपक्ष के सभी नेता नीतीश बाबू के सामने थाली सजाकर रखेंगे और नीतीश उसे गप से खा लेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है, तो अब तो ये दिख रहा है ना कि 2024 में आप लोग चाहते हैं नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार हों। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है भाई? बिहार के लिए नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं, जिसका मैसेज देश भर में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो रवैया अपनाया हमारे साथ, वह भी सब लोगों के सामने है। अब गठबंधन उनसे टूट गया है, तो अगर प्रधानमंत्री के रूप में जनता दल यूनाइटेड अपने नेता को देखना चाह रहा है तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन संभव है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, इतने सारे नाम, इतने सारे चेहरे कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाएगी। देखिए, कोई सहमति बनाने की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देश में विपक्ष की एकता की तो जरूरत है, और एकता बनाने में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार जी की हो सकती है। विश्वसनीयता इनकी बहुत है, देश भर के लोग आज इनकी ओर देख रहे हैं, तो उस दृष्टि से इनकी भूमिका तो बड़ी हो सकती है। बाकी कोई उम्मीदवार के रूप में, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आज हम कोई दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब तक नरेंद्र मोदी हैं, वहां कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन दावेदार इतने हैं कि गिनती नहीं हो पा रही है। दावेदारों की गिनती राहुल गांधी से शुरू होती है। नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ सीटें गिन रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी देश भर में बीजेपी की विरोधी पार्टियों के वोट गिन रहे हैं। जब कभी गठबंधन सत्ता में संघर्ष में आएगा तो उसका खामियाजा बीजेपी को या सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण 2014 में भाजपा सिर्फ 32% वोट, भाजपा का मतलब था उसमें जो गठबंधन में लोग शामिल थे, पाके सत्ता में काबिज हुई थी। तो यानी 68% लोग आज भी भाजपा के खिलाफ 2014 में थे और हैं। तो इन 68% को एक मंच पर अगर हम ला सकें और सिर्फ मैं ये कहूँगा जो ये 68% है उसमें 50% को हम ले आए एक मंच पे, 18% जो इंडिसाइसिव में छोड़े उनको, तो भाजपा का पतन ही नहीं सुनिश्चित है। भाजपा को पूरी तरह से पराजित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की रेस में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जिनको लगता है कि दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 सीटें उनकी मुट्ठी में हैं। दिल्ली में केजरीवाल का नंबर 0 है। केजरीवाल के लिए जो भी चांस है वो पंजाब में है, मगर सपने देखने में कोई पैसे तो लगते नहीं, इसलिए केजरीवाल भी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 24 में नीतीश कुमार को केजरीवाल सपोर्ट करेंगे, ममता को सपोर्ट करेंगे, या खुद केजरीवाल चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ना तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना कोई ममता जी हैं, ना मैं हूँ। जब 24 आएगा तो 24 का देखेंगे, अभी तो 1.5-2 साल है। उधर ममता बनर्जी कहने लगी कि अगला पीएम तो बंगाल का ही होना चाहिए। अखिलेश यादव इसी साल मार्च में लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा सदस्य बने हैं। लखनऊ में जब तक योगी हैं, तब तक अखिलेश की दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो भी दिल्ली की तरफ ताक झांक करने में लगे हैं। सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से, वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन सब के लिए पूरी लड़ाई डबल डिजिट में पहुंचने की है।
24 में कांग्रेस डबल से ट्रिपल डिजिट पहुंचना चाहती है और मोदी की पार्टी 300 के पार रहना चाहती है। मोदी आज भी 300 के पार हैं और उनका टारगेट अपने दम पर 2/3 मेजॉरिटी यानी 363 सीटें जीतने का है। 75 साल पहले दो मुल्क आजाद हुए। हिंदुस्तान की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान की भुखमरी, कंगाली, बदहाली की हेडलाइन रोज बनती है। इस बार खबर यह नहीं है। आज हम आपको यह खबर नहीं बता रहे, हम आपको दूसरी बात बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही अगस्त के महीने में आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा हिंदुस्तान की हो रही है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, इंडिया की तरक्की की चर्चा हो रही है और अब तो पाकिस्तानी खुलकर कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान ही जिंदाबाद है, इंडिया बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया है। पाकिस्तानी अपने वहां के नेताओं को जमकर गाली देते हैं और यहां के नेताओं के लिए जी भरकर तालियां बजाते हैं। पाकिस्तानी गलती गिनाते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान ने जो अच्छा किया उससे सीखना चाहिए। तो हमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया कि हिंदुस्तान टॉप पर है और पाकिस्तान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है? मुझे ये बताएं कि आपको पता है इंडिया किस मुकाम पे है? इंडिया बहुत ऊंचे मुकाम पे है। तो पाकिस्तान किस जगह खड़ा है? उससे काफ़ी, अगर आप ये प्लाजे से नीचे देखें ना, जितना नीचे देख सकते हैं उतना नीचे पाकिस्तान खड़ा है। उतना नीचे पाकिस्तान खड़ा है? तो मुझे तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर दिखा रहे हैं, मेरे तो चक्कर आने लग गए। बिल्कुल इतना ही ऊपर इंडिया है। इतना ही ऊपर इंडिया है। तो ये पाकिस्तान किस तरह ऊपर जा सकते हैं? ऊपर देखे और उसको फॉलो करेगी, ऊपर गया कैसे है, फिर इंडिया ऊपर कैसे गया है। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं तो उनकी तरक्की, जिस तरह से उन्होंने फ्लरिश किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, अब तो वही माइंड में आते हैं। जो इंडिया करेगी वही इन्होंने भी करना है पाकिस्तान। मैं क्या उसका नाम है तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी नेशन के साथ बहुत लॉयल है। पहली बात तो सिंपल सी है, हिंदू सिख ईसाई जो ना ईमानदार है, हम मुसलमान इतने ईमानदार नहीं है, सिंपल सी बात है। आजादी का अमृतकाल हिंदुस्तान में चल रहा है, जबकि पड़ोस यानी पाकिस्तान में इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। बस यही चल रहा है। इंडिया 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 करते रहते हैं, हम पाकिस्तान में रह के इंडिया इंडिया करते रहते हैं। अगर तुम किसी से पूछ रही हो कि व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इंडिया, तो वो क्या सोच रहे होते हैं? कहते हैं कि ना हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो फैक्चुअल बात करेंगे हमसे बहुत आगे चला गया है, और जो जाहिल होंगे वो ये कहेंगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए तरक्की कर रहा है और बहुत बड़ी मार्केट है। सारे इंडिया को ही ना फॉलो करने लग गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इंडिया को ही करती है। जैसे पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के बारे में उनके जो रिएक्शन थे वो थे वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, कमाल के रिएक्शंस थे। 47 में दो मुल्क आजाद हुए, हिंदुस्तान जो आसमान की बुलंदियां छू रहा है और पाकिस्तान जो अभी भी जमीन पर ही रेंग रहा है। एक हिंदुस्तान है जहां के मौजूदा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों ही आजादी के बाद पैदा हुए। ये तीनों ही इस वक्त देश के 3 सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। 22 का हिंदुस्तान इनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, जबकि 22 का पाकिस्तान यानी 2022 का पाकिस्तान 14 अगस्त को एक बार फिर रिपीट मोड में पाकिस्तान के कौमी तराने की प्रैक्टिस कर रहा है। 75 साल हो गए, इंडिया में तो सब कुछ बदल गया, पाकिस्तान जस का तस ही है, हिंदुस्तान से जलन वैसी की वैसी ही है। हम तो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम। रोटी तो हमने खानी नहीं होती, हैंडसम देखना होता है। बिजली का बिल तो हमने हैंडसम देखना होता है, सारी चीजें हमें हैंडसम देखनी है। हिंदुस्तानी युवा खेल में अच्छा करें, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का परचम लहराए, मेडल लेकर आए, तब भी पड़ोस में हाय तौबा। वाह इंडिया वाह, वाह मोदी वाह। It's like wow. It's really mind blowing. हैरान हो के मोदी ऐसी बात कर रहा है। इंडिया वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी स्पोर्ट्स दिन ब दिन आगे आते जा रही है। किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में देख लें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सामने डोमिनेट होते हैं। नज़र आ रहा होता है कि भाई इंडिया ने 5वें नंबर पे, 6वें पे, दूसरे पे, तीसरे पे, और हम बहुत पीछे होते हैं। मोदी की लीडरशिप में दुनिया में इंडिया का डंका बजे,
इकोनॉमी मजबूत हो, विदेश नीति मजबूत हो, तब भी पाकिस्तान में है तौबा। पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन होती है, पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन होती है। ज़्यादा करप्शन है जी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम के साथ इतनी लॉयल क्यों नहीं है? उनको बस पैसा चाहिए और बस बहाना बना देते कि हमने कर्जा उतारना है बस। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है या इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है और इंडिया में जो भी क्या उसका नाम है इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को इंडिया से तो जाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के मामले में एक छोटा सा बच्चा है ना। पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन आप इस वजह से भी नहीं कर सकते बिकॉज के उधर की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क आ जाएँ उसमें। सो इंडिया बेहतर है, जाहिर बात है, आबादी ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है, तो इंडिया बेहतर ही। ये तो किसी से छुपी ढकी बात नहीं कि इंडिया हमसे आगे है। तो आगे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हम उनको कभी काट नहीं सकते। तो आपने एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, तो वो इंडिया अभी खरगोश है तो वो बहुत तेज़ चल रहा है। तो हम भी चलते रहेंगे और मंजिल पे हम भी पहुंच जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन ऐसे नहीं पहुंचेंगे घर बैठे हुए, कहीं से निकलना पड़ेगा। कश्मीर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा देखकर इस वक्त पाकिस्तान बड़ा बेचैन है। वो उधर बैठकर तड़प रहा है क्योंकि पता तो उससे भी है, इधर वाला तो नहीं, उधर वाला यानी पीओके इधर यानी हिंदुस्तान में एक न एक दिन जरूर मिलेगा। यार पहले भी तो हुए हैं, कितने इजलास ओआईसी के हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना। ये कुछ कर सकते हैं, ये सारे इस्लामी मुल्क जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? वो यहूदों सारे इकट्ठे हैं, ये यहूदी ईसाई, ये सारे ये जितने भी हैं हिंदू सिख, ये सारे हैं। मरले का मकान वैसे नहीं देता तो कश्मीर कैसे देगा कोई? पाकिस्तान की आवाम तो आवाम, वहां के खासम खास भी इन दिनों हिंदुस्तान का ही डंका बजा रहे हैं। उन्हीं में से एक है पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। जनाब जब से पीएम की कुर्सी से नीचे गिरे हैं तब से एक ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इंडिया से सीख लो, इंडिया को देख लो। कुछ घंटों पहले इमरान ने एक और टीवी इंटरव्यू दिया है और इंडिया को लेकर, मोदी को लेकर ये कहा है, अगर हमने अपनी इज्जत करवानी है तो ये लगे कि पाकिस्तान फैसले करता है मेरिट के ऊपर, अपने मुल्क के मफादात के। बाहर से हुक्म डिक्टेशन नहीं आता। अब हिंदुस्तान है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, पूरा जोर लगा दिया अमेरिका ने कि तुम रूस से तेल ना खरीदो। हर किस्म का उन्होंने जोर लगाया। उसने कहा नहीं, हमारे मुल्क के मफादात इसमें हैं कि हम अपने लोगों को सस्ता तेल दें, और रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा है और वो दे रहे हैं अपने लोगों को। हम नहीं कर सके अभी तक। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूँ हिंदुस्तान की। क्यों हिंदुस्तान की इज्जत है सारी जगह? हिंदुस्तान फैसले करता है अपने लोगों के लिए। हिंदुस्तान के कोई नहीं कह सकता कि जी रूस से अब आप तेल ना खरीदें। वो कहते हैं हमारी मर्जी। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान की अहमियत हमारे से ज़्यादा थी, उनकी रिस्पेक्ट थी। इंडिया 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। हिंदुस्तान में तो इसका जश्न कई दिनों पहले ही शुरू हो गया था, मगर कुछ घंटों में पाकिस्तान से मोदी पर और इंडिया पर जैसे रिएक्शन आए हैं, उनसे क्लियर है एशिया में अब हिंदुस्तान ही छाएगा। मैं समझता हूँ कि इंडिया एक बहुत अच्छे एक नहज पे इस वक्त चल रहा है और इंडिया जो कुछ एफर्ट्स अपने मुल्क में डिफरेंट सेक्टर्स पे इंडिया जो भी काम करता है, अपने एजुकेशन सेक्टर पे या फिर अपना आईटी सेक्टर में इंडिया जितने काम कर रहा है, मैं समझता हूँ वो एक उनसे सीखना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दूसरे भी जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सबको इंडिया से सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंडिया आज जो कुछ हासिल करके बैठा है, इंडिया इस चीज़ के लिए डिजर्विंग है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के नेता और वहाँ की आवाम 14 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले इतना इंडिया इंडिया क्यों कर रही है? कुछ फैक्ट्स की मदद से आपको ये भी समझा देते हैं। आजादी के 75 सालों में पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है, जबकि भारत में कम ही ऐसा हुआ है जहां चुनी हुई सरकार को हटाया गया हो। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स के पैमाने पर 167 देशों में पाकिस्तान 104 पर है, जबकि हिंदुस्तान 46वें स्थान पर है। किसी भी देश की ताकत उसके पासपोर्ट से पहचानी जाती है और इस वक्त
पूरी दुनिया में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 83 है, जबकि उसके उलट पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग है 109 और ये दुनिया में चौथी सबसे वर्स्ट रैंक्ड पासपोर्ट है। 104 की रैंकिंग के साथ नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 180 देशों के करप्शन इंडेक्स में इंडिया 85वें नंबर पर है तो पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 75 सालों में भारत ने लार्जेस्ट इकोनॉमी के मामले में अब ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि इस पैमाने पर पाकिस्तान 40वें रैंक पर है। दोनों देशों की जीडीपी का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारत की जीडीपी से सिर्फ तुलना करने के लिए एक नहीं बल्कि 8 पाकिस्तान पैदा करने होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में हिंदुस्तान इसी तरक्की का जश्न मना रहा है, जबकि पड़ोस में मातम पसरा है। तो इंडिया का जो आप देख लें, जो उनके वहाँ के हुक्मरान हैं, जो वज़ीर आज़म है उनका, वो उसकी प्लानिंग थी कि यार मैंने इंडिया को इस लेवल तक लेके आना है और वो लेकर आया। और अभी वो बस नहीं हुआ, अभी और आप देखेंगे 5, 10, 15 सालों में इंडिया किस लेवल पे पहुँच जाता है। इस टाइम एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का सिर्फ ना के हुक्मरान, वहाँ के जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो भी अपना अपना रोल समझते हैं कि यार हमने इसी जगह पर खुद जिम्मेदारी उठानी है। यार सीखो बस उनसे, और जहाँ जहाँ से जो जो सीख सकते हो सीखो, और अपने मुल्क को जितना हो सकता है तरक्की की तरफ लेके जाओ। हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक पाकिस्तान की तरक्की का एक रियलिटी चेक किया तो पता चला कि पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, लेकिन कश्मीर वाला राग अभी भी अलाप रहा है। इन्हीं हालात में फॉर अ चेंज इसमें कुछ नया हुआ है। पाकिस्तानियों ने अब मान लिया है कि कश्मीर पे 75 सालों में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और आगे भी इंडिया हाथ पैर मारने नहीं देगा। मेरा नहीं ख्याल कि ओआईसी में इंडिया पे कोई प्रेशर पड़े या वो माशी को आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जो है पूरे खित्ते में इस टाइम पावर में, बिल्कुल पावर में है इंडिया, क्योंकि उसको आशीर्वाद ही अमेरिका की है। तो इस वजह से वो जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रेशराइज हो। तो हमें भी चाइना की सपोर्ट है, तो फिर हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? सर चाइना जो है वो खुल के अभी सामने आ ही नहीं ना रहा। मैं कहूँगा कि वहाँ पे इंडिया के जो कश्मीर के जो वहाँ में, और वो इंडिया कश्मीर में जो है काम कर रहे हैं। कौन लोग? हम लोग नहीं, इंडिया की हुकूमत कश्मीर में काम कर रही है। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, गप्पे लगा रहे हैं। तो हमारे पास कश्मीर है, क्या हम वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे भाई जान, हम सिर्फ नारेबाजी लगा रहे हैं। बस सोशल मीडिया पे या टीवी पे आगे बयान दे दिया जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बस हम लोग सिर्फ हमारी आवाम नारे लगाने के लिए बेहतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 75 साल हो गए पाकिस्तान एक कट्टर देश था, कट्टर देश है और कट्टर देश ही रहेगा। ताजा उदाहरण ही देख लीजिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के एक सनकी ने 62 साल के अहमदिया मुसलमान नसीर अहमद की चाकुओं से गोदकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि हत्यारे ने उस अहमदिया मुसलमान से धार्मिक नारे लगाने को कहा था, खादिम हुसैन रिजवी की शान में कसीदे पढ़ने को कहा था। और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उस सनकी ने बीच सड़क पर बस स्टॉप पर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और तमाम लोग तमाशा देखते रह गए। हत्यारे की हिम्मत देखिए, कैमरे पर पकड़े जाने के बाद भी उसकी सनक खत्म नहीं हुई। पचहत्तर साल तो क्या 175 साल बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। जिस मुल्क की जड़ों में कट्टरपंथी सोच और फौज की डायरेक्ट दखलंदाजी हो, वो भला इंडिया जैसी तरक्की कैसे करेगा, जहां के लोग कैमरे पर भले ही इंडिया इंडिया करें, मोदी की तारीफ करें, मगर सच तो उन्हें भी पता है वो ना तो कभी इंडिया जैसे खुशहाल हो सकते हैं और ना ही उन्हें मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री मिल सकता है। और पाकिस्तान के पैदा होने वाले दिन से कुछ घंटों पहले वहीं के एक नेता मखदूम जावेद हाशमी ने पाकिस्तानी फौज को लेकर जो कुछ भी कहा वो पाकिस्तान में एक नया बवाल लाने वाला है। हम अपने फौजियों के गुलाम नहीं हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम नहीं हैं। इमरान खान ये नारा लगाओ, ये भी लगाएं, मिल के लगाओगे
मईशत जिंदा हो जाएगी, पाकिस्तान को मांगने की जरूरत नहीं होगी। हम अपने बच्चों का रोजगार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने गुलामी का पट्टा फौज का गले से ना उतारा तो ये पाकिस्तान को डुबो देंगे। हम पाकिस्तान के डुबोने वालों को भी इंशाल्लाह हम इनको डुबो देंगे, इन जर्नलों को, इन जजों को, इन पाकिस्तान के लुटेरों। नवाज शरीफ की पार्टी के ये वही जावेद हाशमी हैं जिन्होंने करगिल युद्ध के लिए परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में देशद्रोह के आरोप में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।